हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का टॉपिक आता है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से ली चार्टियर का क्वेश्चन ज़रूर आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। तो ये देखो, ये इसके अंडर आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, कि एक इक्विलिब्रियम जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। देखो, ली चार्टियर प्रिंसिपल हम बहुत ही इजीली समझेंगे। एक रिएक्शन आपके पास इस तरह की है, एक जनरल हम रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जारी है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, और उसी तरह से प्रोडक्ट भी यहाँ पर ज़्यादा नंबर के हो सकते हैं। जस्ट ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक रिएक्शन है जो कि फ़िलहाल अभी इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी क्या है, एट इक्विलिब्रियम है। एंड वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है एंड जो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इक्वल होता है। मतलब सेम स्पीड में रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर रही है और पीछे भी प्रोसीड कर रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, यहाँ पर फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट इक्वल है। अब क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है एट सम टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, प्रेशर है, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ले सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब करना है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब। क्या करना है, इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब करना है। अब देखो, जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम या और भी कोई कंडीशंस है, तब ये इक्विलिब्रियम पे है। मान लेते हैं हम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। हमने इसे डिस्टर्ब कैसे करना है, ये पूरा जो रिएक्शन है या फिर सिस्टम कह सकते हो, ये इक्विलिब्रियम पे है। डिस्टर्ब इसे कैसे करना है, जो इसकी टर्म्स है जिस पे ये डिपेंड करता है, जो भी ये वेरिएबल्स है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये अगर चेंज हो गए, मान लो कि ये जो रिएक्शन है, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिखा रही है हमें, मान लेते हैं 350 केल्विन पे ये वाली रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ रही है। मान लो इसका टेम्परेचर, इस रिएक्शन का हमने टेम्परेचर कर दिया 400 केल्विन, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। डिस्टर्ब क्यों हो गया, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था वो 350 केल्विन पे हुआ था। अब हमने टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो है रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब यहाँ पर आता है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। देखो, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल कहाँ लगता है और कब हम यूज़ करते हैं, जब किसी भी मीन से, चाहे आप टेम्परेचर से करो, चाहे प्रेशर या वॉल्यूम से, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए हम ली चार्टियर प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। अब ये प्रिंसिपल सिंपल सा है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल थे इक्विलिब्रियम पे। जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, चाहे आपने उसका टेम्परेचर छेड़ दिया, चाहे प्रेशर आपने कम ज़्यादा कर दिया, वॉल्यूम का चेंज कर दिया, किसी भी मीन से आपने इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब करा है, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है या फिर कह सकते हैं रिएक्शन है, क्योंकि अब क्या हो गया, जब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड अब इक्वल नहीं है ना, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है तभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल होता है, लेकिन किसी वजह से आपने डिस्टर्ब कर दिया तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट अनइक्वल हो गया। हो सकता है फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा हो जाए या फिर हो सकता है बैकवर्ड का रेट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये अनइक्वल आ गए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये इक्विलिब्रियम होगा, इसकी टेंडेंसी है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन जहाँ से ये मिनिमाइज कर सके। मिनिमाइज कह सकते हो या फिर आप अंडू भी कह सकते हो। ठीक है, या तो मिनिमाइज करेगा या अंडू करेगा, किसको, इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड। अब देखो ध्यान से सुनो,
अब क्या होगा, मान लेते हैं टेम्परेचर आपने चेंज किया, टेम्परेचर आपने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, तो ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम है या फिर कह सकते हो जो रिएक्शन है वो किसी पर्टिकुलर साइड जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल नहीं है, तो दोनों में से एक साइड पे रिएक्शन जाएगी। अब किस साइड पे, फॉरवर्ड पे जाएगी या बैकवर्ड पे जाएगी, किस साइड पे रिएक्शन जाएगी, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन उस तरफ जाएगी या इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से उसको मिनिमाइज कर सके उस चेंज को। जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करा था तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर टेम्परेचर वो क्या कर सके, कम कर सके। 400 हमने किया था तो इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ये डिक्रीज होके दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि 350 पे अटेन हुआ था इक्विलिब्रियम, वहां पर आ जाए। तो कहने का मतलब है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल ये बताता है कि जो आपने चेंज किया होगा, चेंज कहो या फिर डिस्टर्बेंस कहो, ठीक है, जो आपने चेंज या डिस्टर्बेंस की होगी इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो वो शिफ्ट करेगा। अब आपको ये देखना है ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर जाने से वो उस चेंज को, उस इफेक्ट को, जिसकी वजह से वो इफेक्ट किसकी वजह से आया है, चेंज की वजह से आया है, उस इफेक्ट को वो कम कर दे, मिनिमाइज कर सके, मिनिमाइज कर सके या फिर बिल्कुल ही अंडू कर सके। अंडू का क्या मतलब है, बिल्कुल उसे खत्म कर सके, पहले की तरह आ जाए वही चीज़, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर जाने से वो जो चेंज इम्पोज किया है उसको मिनिमाइज कर सके या फिर उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सके, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो एक बिल्कुल स्टेबल स्टेट में होता है। हर एक सिस्टम चाहता है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही मेंटेन रहे। अगर आप उसमें कुछ डिस्टर्बेंस करवा लेते हो, कुछ चेंज करवा लेते हो, तो इक्विलिब्रियम फटाफट से उस डायरेक्शन में भागेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां जाने से उसे राहत मिले, क्योंकि आपने डिस्टर्बेंस करवाई है किसी चीज़ को चेंज करके। जैसे यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर उसे टेम्परेचर कम, जहां पर उसका टेम्परेचर कम हो सके, मतलब मिनिमाइज हो सके इफेक्ट ऑफ द चेंज इम्पोज्ड। चेंज इम्पोज्ड क्या है इस केस में, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, ली चार्टियर प्रिंसिपल जस्ट आपके एक्शन का रिवर्स करता है। क्या करता है, रिवर्स ऑफ योर एक्शन। ये रफ में अपने लिए याद रखना, जो आप करवाओगे, जो आप चेंज करवाओगे ली चार्टियर प्रिंसिपल से क्या होगा, इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा लो तो इक्विलिब्रियम या जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवा दो किसी भी रिएक्टेंट की तो आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां पर उसे वो जो बढ़ाया हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो सके। मतलब कोई भी छेड़खानी नहीं चलेगी, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो रीगेन करने की, रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश होगी, ठीक है। अब इसी को 1 सेकेंड, अब इसी को इस चीज़ से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना है। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम हमने ग्राफ दिया है, ये रिएक्शन है एक, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम एडिशनली यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। पहले देखो जब हमने ऐड नहीं किया था तो H2I2 और HI ये दोनों क्या थे, इनके यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है। एंड वी नो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स ये एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। अब इस पॉइंट पे आके क्या किया आपने, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है H2 की वो ऐड कर दी, ठीक है। हाइड्रोजन आपने एडिशनली यहाँ पर ऐड कर दिया, उसका क्या चेंज पड़ा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एकदम से आपको स्पाइक दिखाए, दैट मीन्स H2 को हम एडिशनली यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एडिशन यहाँ पर करवा रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर आप डाल रहे हो। तो फिर से क्या हुआ, ये जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन थी सभी की सब डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अब ये जो एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है ये नॉट इक्विलिब्रियम, इस एरिया में क्या है, कोई भी चीज़ मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है और ये कॉन्सेंट्रेशंस भी इक्विलिब्रियम की नहीं है। अब यहाँ पर H2 का एडिशन करवाने से एक्स्ट्रा आपने डाला, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है। अब ये डिस्टर्ब्ड
डिस्टर्ब्ड स्टेट में है, यहाँ से यहाँ तक इस टाइम जोन में आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड है। अब इक्विलिब्रियम अपने को रीएडजस्ट कर रहा है सो दैट वो इसके बाद क्या करता है, रीएस्टैब्लिश होता है। ठीक है, मतलब आप जितना भी डिस्टरबेंस कर लो, इक्विलिब्रियम की खास बात है ये अपने आप को ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करेगा और वो री एस्टेब्लिश करेगा अपना इक्विलिब्रियम। अब जो ये इक्विलिब्रियम होगा वो अपनी नई कंडीशंस पे होगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो न्यू होगी। ठीक है, नई कंडीशन पे री एस्टेब्लिश हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा, ये यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये फिर से कोशिश कर रहा है री एस्टेब्लिश करने की। री एस्टेब्लिश इसके T2 टाइम के बाद यहाँ पर री एस्टेब्लिश हो गया है क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है ये कांस्टेंट आ गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, अब आपको अच्छे से ये समझ आएगा। अब देखो क्या कहता है ली चार्टलियस प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम या फिर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन that direction in which it can minimize या फिर undo the effect of change imposed to re-establish the equilibrium at new conditions। तो कहने का मतलब है जब भी आप किसी सिस्टम या फिर रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए पहले से, ठीक है, उसमें आप किसी भी तरह का चेंज डालते हो, चेंज इम्पोज करते हो उसके ऊपर, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके या फिर बिल्कुल ही उसको अंडू कर सके, सो दैट वो री इस्टेब्लिश करे अपने इक्विलिब्रियम को। तो देखो इक्विलिब्रियम की क्या टेंडेंसी है, आप उसमें चेंज भी कर दोगे तो भी वो फिर से अपने को एडजस्ट करके फिर से री एस्टेब्लिश करेगी इक्विलिब्रियम। और जो ये ली चार्टलियर प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल होता है दोनों में, फिजिकल एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जो फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम आपको करवाया है दोनों में ही ये एप्लीकेबल है। अब देखो, अब फर्स्ट इसका इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। अब यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू आपको ली चार्टलियर प्रिंसिपल समझ आएगा। तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल में क्या करना है, जो आप चेंज करोगे इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट काम करेगा, जस्ट इतना ध्यान रखो। अब समझ आएगा यहाँ पर। देखो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अब यहाँ पर क्या है, हैबर्स प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कहाँ शिफ्ट होगा। देखो अभी आपने क्या किया, चेंज क्या किया, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो थी आपने उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, नाइट्रोजन की आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ जाने से ये जो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाई है वो कम हो सके। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को कैसे समझना है, आपने इन चीज़ों को इस तरह से समझना है कि आपने इसमें नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करा। ठीक है, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने यहाँ पर इंक्रीज़ करा। ये काम किसने किया, ये आपने किया। ये क्या है, ये है चेंज। ठीक है, ये है चेंज जो कि आपने किया है। तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, ये जो चेंज है इसको अंडू करेगा, अंडू करेगा या फिर मिनिमाइज कह सकते हो। तो अंडू करने का मतलब क्या है, इसका रिवर्स करना, कि हमें चाहिए कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए। अब कम किस डायरेक्शन में होगी वो आपको देखना है और वहीं पर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा। अब यहाँ देखो, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके अमोनिया बना रहा है। दैट मीन्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, मतलब यूज्ड अप हो रहा है। अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको फटाफट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। इस तरफ ऐसी साइड आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवाना पड़ेगा जहां पर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। ठीक है, मैंने कहा था ना ली चार्टलियर प्रिंसिपल बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आप करते हो, आपने चेंज किया, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अब क्या होगा कि ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सो दैट नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए या फिर अंडू करेगा उस चेंज को। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, जो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसी तरह से नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने डिक्रीज करी, ठीक है, ये चेंज हमने किया, तो इसका हमने रिवर्स करना है। हमें क्या चाहिए, हमें उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवाना है जिससे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ सके। अब यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कैसे होगी, इंक्रीज रिवर्स डायरेक्शन में होगी, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में N2 का फॉर्मेशन है।
क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कंज्यूम हो रही है ना, दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है। रिवर्स डायरेक्शन में NH3 डिसोसिएट होके नाइट्रोजन का प्रोडक्शन कर रही है। तो अगर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम कराओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करवाते हो तो इसमें भी सेम है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुए हैं, इनको क्या करना है, इनको ख़त्म करना है, मतलब हाइड्रोजन को कम करना है। कम कैसे होगा, जब ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कंज्यूम हो जाए और फॉरवर्ड डायरेक्शन इसमें फेवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप करोगे। और उसी तरह से हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो यहाँ पर कमी होगी, तो क्या करना है, उस तरफ आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवाना है जिस तरफ हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन फेवर करेगी। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दोनों रिएक्ट हो रही है ना, कंज्यूम हो रहा है हाइड्रोजन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो अमोनिया से डिसोसिएट होके H2 यहाँ पर डिकम्पोज होके H2 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से NH3, अगर प्रोडक्ट साइड से अगर आप देखो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा NH3 यहाँ पर डाल दो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा। देखो इक्विलिब्रियम ना हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये चाहता है जो आप चेंज करवा रहे हो ना वो बिल्कुल उसके उल्टा चलेगा। अगर आप NH3 बढ़ा रहे हो तो वो ऐसी डायरेक्शन देखेगा जहाँ पर ये NH3 कम हो। तो कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हो तो उसमें तो NH3 की प्रोडक्शन है, वहाँ तो बन रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके NH3 बन रहा है। और रिवर्स अगर आप देखोगे, रिवर्स में NH3 कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम का मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड H2 में ये डिकम्पोज हो रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर NH3 की आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर देते हो, या फिर ये कह सकते हो कि अगर जैसे ही ये NH3 बन रहा है वैसे ही अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, तो जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो इक्विलिब्रियम फटाफट से उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर ये NH3 की कॉन्सेंट्रेशन जिस वजह से NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। तो कौन सी डायरेक्शन है ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में NH3 प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल आप सोच रहे होगे ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें, हैबर्स प्रोसेस है ये, अमोनिया का प्रोडक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं कि ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है जिसमें हम अमोनिया की प्रोडक्शन करवाते हैं। एंड आपको पता होगा जो अमोनिया है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है और ग्लोबली इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा हमेशा से यही मोटिव रहता है कि हम इकोनॉमिकली किसी चीज़ को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमोनिया है इसके प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम अपना ली चार्टलियर प्रिंसिपल यहाँ पर लगा सकते हैं सो दैट अमोनिया का प्रोडक्शन हम बढ़ा सके। कैसे, तो NH3 का प्रोडक्शन का मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होना, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 बन रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर किस तरह से आप कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन की भी एडिशन करवा सकते हो, H2 की भी एडिशन करा सकते हो, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, उसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी तो यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, तो एक और तरीका ये है कि जो ये NH3 बन रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाया और साथ ही साथ हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, साथ ही साथ रिएक्शन मिक्सचर से हमने इसे साथ ही साथ निकाल दिया। तो उस करके क्या होगा, जब NH3 जो आपका प्रोडक्ट है वो साथ ही साथ अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पर चेंज हुआ है। चेंज क्या है कि प्रोडक्ट हमने रिमूव करा है। तो ये जो रिएक्शन है ये फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये बहुत एफिशिएंटली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, जिससे हायर एंड हायर यील्ड ऑफ NH3 अमोनिया हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं विथ अप्लाइंग ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन मिक्सचर से NH3 कैसे आप रिमूव करोगे।
तो वी नो दैट जो अमोनिया है वो क्या है, गैशियस फॉर्म में है, गैस है। तो साथ ही साथ जैसे ये प्रोडक्शन होता है NH3 का, साथ ही साथ में ये जो अमोनिया गैस है इसको हम लिक्विफाई कर देंगे, बिकॉज ये गैस है तो इजीली इसे हम साइड में लिक्विफाई करके कलेक्ट करते जाएंगे। तो जैसे ही ये एस्केप हो रही है, यहाँ से रिमूव हो रही है, वैसे ही जो इक्विलिब्रियम है या फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी फेवर कर रहा है, फॉरवर्ड में। और बहुत आपके पास क्या होगा, यील्ड जो है NH3 की वो इंक्रीज होती रहेगी। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन भी है ली चाटलियर प्रिंसिपल की। कमर्शियल स्केल पे जो आप प्रोडक्शंस करते हो कई चीज़ों की, तो वहाँ पर उसकी जो यील्ड है, उसका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करने के लिए हम ये कंडीशंस अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, अब देखो NCERT में ये वाला एग्जाम्पल है तो हम इसे कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये एक रिएक्शन है Fe3 पॉजिटिव और ये HCN नेगेटिव के साथ ये कॉम्प्लेक्स देता है। अब जो Fe3 पॉजिटिव है ये है येलो इन कलर, ठीक है, और ये होता है कलरलेस, और इसका कलर होता है डीप रेड। जो ये आयरन और थायोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स है, इसका डीप रेड कलर होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ ये आपका है NCERT का एग्जाम्पल, तो हमें अच्छे से करना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, Fe3 पॉजिटिव का HCN नेगेटिव थायोसाइनेट जो कि कलरलेस होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन HCN नेगेटिव के साथ। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा 2 पॉजिटिव। ये है डीप रेड इन कलर। ये रिएक्शन बिल्कुल भी आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझना है क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीप रेड इन कलर है। अब क्या होता है, पहले हम ऐड करते हैं, पहले जब हम ऐड करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ऑक्सैलिक एसिड। अब आप कहोगे मैम ऑक्सैलिक एसिड का एडिशन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना उसकी खास बात ये रहती है वो इस Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सैलिक एसिड आपने, ये रिएक्शन मिक्सचर था, ठीक है, ये क्या था, रिएक्शन मिक्सचर था। रिएक्शन मिक्सचर में आपने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करा दिया। जैसे ही आपने ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करवाया, Fe3 पॉजिटिव ऑक्सैलिक एसिड के साथ बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो जो ये है इसके साथ बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब इक्विलिब्रियम को पता लग गया तो वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिससे Fe3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो वो फेवर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जब रिएक्शन पूरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ये जो पूरा मिक्सचर का कलर था डीप रेड कलर, इसकी फॉर्मेशन की वजह से अब वो जो कलर है, कलर की इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर तो रहेगा, लेकिन अब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड फेवर्ड है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड ने अपने साथ ले लिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल इसकी कॉन्सेंट्रेशन को फिर से रीअटेन करने के लिए या फिर उसको अंडू करने के लिए इस इफेक्ट को, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा Fe3 पॉजिटिव देने के लिए, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज होगी फर्स्ट केस में जब हम ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में जब आपने ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करा तो उस वजह से इफेक्ट क्या देखने को मिला, Fe3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगी। तो इफेक्ट क्या पड़ा उसका, Fe3 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ वो कहाँ हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर क्या हुआ, रेड कलर किसकी वजह से था, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से था। अब पूरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट केस था जब हमने इस रिएक्शन में ऑक्सैलिक एसिड डाला, और इसका रीज़न क्या है कि ये Fe3 पॉजिटिव ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि स्टेबल है। अगेन ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझो कि ऑक्सैलिक एसिड इसलिए डाला क्योंकि वो Fe3 पॉजिटिव को अपने साथ लेके कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव की कमी हो रही है। सेकेंड आता है मर्करी क्लोराइड अगर आप डालते हो। ठीक है, तो ये डालने से क्या होगा, अब ध्यान से देखना, जब आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट में
HgCl2 डालते हो तो वो क्या करता है, इसमें जो Hg2 पॉजिटिव आयंस है ना, ये HCN नेगेटिव थायोसाइनेट आयन को यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। इसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये वाला, ठीक है। अगेन लर्न नहीं करना, सिर्फ समझ लो। ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो HCN नेगेटिव है उसकी क्या होगी, अब यहाँ पर HCN नेगेटिव की कमी होगी, डिक्रीज होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये HgCl2 ने HCN नेगेटिव मिक्सचर में से निकाल दिया। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, जो आपका ये इक्विलिब्रियम है वो अगेन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, सो दैट HCN नेगेटिव यहाँ पर बने, क्योंकि ये कम हो रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा, डीप रेड कलर जो इस वजह से था वो डिक्रीज होगी, उसकी इंटेंसिटी, रेड कलर की इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि अब वो रिएक्शन आपकी जो है इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब चार्ट में हम क्या लिखेंगे कि जब आपने HgCl2 डाला तो क्या हो गया, Hg2 पॉजिटिव की वजह से HCN नेगेटिव उसने अपने साथ ले लिया, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या आया, HCN नेगेटिव आयंस जो थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने की वजह से ली चार्टलियर प्रिंसिपल लगा के बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर हुई, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज हुआ, क्योंकि अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये टूटेगा, और इसी की वजह से रेड कलर था जिसकी इंटेंसिटी फिर क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये ही कॉम्प्लेक्स अब टूट रहा है, ये नहीं रहेगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी भी डिम हो जाएगी, ठीक है। लास्टली हम करते हैं KSCN। अब जो ये KSCN है ये किसका सोर्स है, थर्ड भी देख लो, थर्ड पार्ट में हमने क्या ऐड किया इसी रिएक्शन मिक्सचर में, KSCN। KSCN क्या देता है आपको, KSCN से हमें मिलता है ये HCN नेगेटिव थायोसाइनेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड केस में क्या हो रहा है, HCN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप ये ऐड कर रहे हो। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस वजह से इसकी ये जो बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन है इसको कम किया जा सके। जो भी आप चेंज करोगे इक्विलिब्रियम जस्ट उसके ऑपोजिट भागेगा। आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवाए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट ये जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाए और ये जो बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए और जो इक्विलिब्रियम है वो रीअटेन हो जाए, ठीक है। तो लास्टली आता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है मतलब मोर एंड मोर दिस कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका डीप रेड कलर है। तो थर्ड केस में जो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर है वो इंक्रीज होती है बाय द एडिशन ऑफ KSCN, बिकॉज ऑफ दिस HCN नेगेटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, मतलब इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और डीप रेड कलर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इंटेंस रेड कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, जो आपने KSCN डाला था उसकी वजह से HCN नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो इस वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हुई, सो दैट ये कंज्यूम हो जाए, और उस वजह से जो डीप रेड कलर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो NCERT में गिवन है। कई बार क्या होता है यही वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो NCERT में जो है वो सब हम कवर करेंगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें लिखी है जो मैंने समझाया आपको कि ऑक्सैलिक एसिड जो है उसका काम क्या है, Fe3 पॉजिटिव को वो निकाल लेता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये बनाता है। HgCl2 के डालने से क्या हो गया, HCN नेगेटिव जो आयंस है वो Hg2 पॉजिटिव के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये बना देते हैं, ठीक है। और साथ ही में लास्टली KSCN आप डालते हो तो वो इंक्रीज कर रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, बिकॉज वो इंक्रीज कर रहा है HCN नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को और फॉरवर्ड को वो फेवर कर रहा है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है या फिर रिलीज होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज है, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा H की टर्म्स में भी कई बार रिएक्शन के आगे दिया होता है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है कि हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड में, और अगर डेल्टा H पॉजिटिव किसी रिएक्शन के आगे दिया है तो समझ जाना कि वहाँ पर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इससे बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना टेम्परेचर चेंज कैसे आप देखोगे। तो एंडोथर्मिक में हमें पता है कि एक्सो में डेल्टा H नेगेटिव होगा
और यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखो कोई रिएक्शन है आपके पास, कोई रिएक्शन इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर आगे डेल्टा एच दिया होता है। दो तरीके हैं, दोनों बताती हूँ। डेल्टा एच अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव दिया है तो आप समझ जाना कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के आगे अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप ये इससे कंक्लूड करोगे कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी होती है ना, याद रखना ये फॉरवर्ड के लिए दी होती है, जो आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके लिए ये डाटा गिवन होता है। और रिवर्स हमें पता है डेल्टा एच के लिए हमने प्रॉपर्टीज़ करी है एंथैल्पी की, रिवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ से पता चला अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें वो क्या होगी, वो एंडोथर्मिक होगी। तो ये चीज़ें पहले यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देना कि इसका मतलब कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है नेगेटिव वैल्यू का मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और रिवर्स डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉर दिस रिएक्शन। अब आप देखोगे, देखना कैसे है, ये रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, मतलब जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक है और जो रिवर्स में हो रही है वो एंडोथर्मिक है। ये पहले रफ में लिख लेना, ठीक है, लिख लिया, बैकवर्ड के लिए एंडो और इसके लिए एक्सो। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ये आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये आप चेंज ला रहे हो, लेकिन इस चेंज को हमने अंडू करना है या फिर रिवर्स करना है या मिनिमाइज करना है, मतलब हमने किसी भी तरह से टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। अब टेम्परेचर अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप किस डायरेक्शन में जाना पसंद करोगे, फॉरवर्ड में या फिर बैकवर्ड में। अब देखो फॉरवर्ड में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का क्या मतलब होता है, हीट रिलीज होना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पहले से ही हीट और ज़्यादा रिलीज हो रही है, लेकिन हमें तो टेम्परेचर कम करना है, हीट रिलीज होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब जो हमने ये टेम्परेचर इंक्रीज भी किया है वो क्या होगा, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज है तो हम चाहेंगे उस डायरेक्शन में जाए जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, मतलब एंडोथर्मिक वाली। तो एंडोथर्मिक वाली साइड है बैकवर्ड, तो ये शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से आप देखोगे। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपको पूछूं कि ये रिएक्शन है और इसके लिए जो डेल्टा एच गिवन है वो पॉजिटिव सम वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो फटाफट से पहले तो रफ में आप ये कंक्लूड कर लो कि ये जो गिवन है ना, ये जो डेटा गिवन होता है ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन का। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वहीं रिवर्स डायरेक्शन में इस रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब हीट निकल रही है अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड पे जाओगे। अगर मैं कहती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है तो आप चाहोगे उस डायरेक्शन में जाना जहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो। टेम्परेचर डिक्रीज का क्या मतलब है, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है कि आपने एंडोथर्मिक साइड पे जाना, क्योंकि एक्सो में तो क्या हो रहा है, एक्सो में तो हीट रिलीज हो रही है ना, एंडो में एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर ही दिया है तो आप चाहोगे कि एंडोथर्मिक साइड में जाना। एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। आई बात समझ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी चेंज इम्पोज किया है उसको अंडू करना होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब कि हीट को आपको कम करना है, जो कि एंडोथर्मिक साइड पे ही होगी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछे कि टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर देते हो तो कहाँ शिफ्ट होगा। टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, अब आप चाहोगे टेम्परेचर इंक्रीज करवाना। टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी साइड होगा, एक्सोथर्मिक साइड, जो कि है बैकवर्ड। तो जो आपका ये इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, ये देख के कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देख के पहले ये रफ में बना दो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है या फिर रिवर्स में एंडो है, जो भी है ये फिगर आउट कर लो पहले, ठीक है। फिर देखो कि क्या पूछ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज है डिक्रीज है, तो रिवर्स करके देख लो। टेम्परेचर इंक्रीज है तो
इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर हीट कम हो, मतलब एंडोथर्मिक साइड, और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज है तो किस साइड करेगा, जहाँ पर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को करते हो, इसीलिए कहा गया है यहाँ पर। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो फेवर करती है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर का मतलब है ये टेम्परेचर आप लो कर रहे हो, मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, एक्सोथर्मिक वाली साइड पे। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब है वो फेवर करती है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक फेवर होती है, लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक। रीजन इसके ये है। ठीक है, अब यही जो क्वेश्चंस है वो कई बार इस तरह से भी पूछते हैं। देखो, एक तरीका होता है डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव देके, दूसरा तरीका कैसे होता है, दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से आपको दे देंगे P प्लस हीट। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डेल्टा एच तो दिया नहीं है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो एंडो एंड एक्सो आप इजीली बता सकते हो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। अगर इस तरह से है तब भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड पे हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये पूरा क्या है, एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड वाला। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक इस तरह से पहचान सकते हो। अगर रिएक्टेंट साइड पे प्लस हीट है, इसका क्या मतलब है, देखो प्रोडक्ट साइड पे कोई चीज़ है, मतलब क्या है कि वो निकल रही है, रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। अगर रिएक्टेंट साइड पे हीट है, उसका क्या मतलब है, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट के साथ। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, ये आप पहचानोगे, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं और डेल्टा एच की फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। N2 3H2 हेबर्स प्रोसेस है, NH3 की प्रोडक्शन है, इसके लिए जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है। सो वी नो दैट कि अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक। तो हम यहाँ पर रफ में करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो है एक्सोथर्मिक, और अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो इसका मतलब जो रिवर्स होती है वो तो एंडो होती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी है एक्सो और रिवर्स डायरेक्शन है आपकी एंडोथर्मिक। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इफेक्ट देखिए, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, मतलब हीट कम हो। कौन सी साइड होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक साइड है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट करने से क्या है, कौन सी साइड है वो, एंडोथर्मिक वाली साइड है, पिछली साइड। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर लेते हो, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। हीट कहाँ इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक साइड पे। तो एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, कौन सी साइड है ये, एक्सोथर्मिक वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये देख के, साइन देख के पहले ये एरोस बना दो, फिर इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अगेन एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझा देती हूँ। ठीक है, NO2 है, NO2 का जो डायमराइज कर रहा है N2O4 बन रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपको पता है नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमारी एक्सोथर्मिक है, जो डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन होगा आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और रिवर्स डायरेक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। अब ये दिखाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंटली आपको बताया गया है किस तरह से जो आपका टेम्परेचर चेंज से इक्विलिब्रियम में आपको किस तरह से शिफ्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ पर बताएंगे। अब क्या किया है, जो ये NO2 है ना, ये ब्राउन कलर की होती है। NO2 जो प्रोड्यूस हुई है, NO2 को दोनों सेम साइज की टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ब्राउन कलर की होती है। अब मेरे पास ब्राउन कलर फिलहाल अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर शेडिंग ब्राउन की नहीं है, तो समझ लो यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी के ब्राउन कलर दोनों ट्यूब्स में लिए हैं, मतलब NO2 लिया है, जिनके जो कलर्स है वो इक्वल इंटेंसिटी के हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, इक्वल उसका इंटेंसिटी है कलर की। अब ये फर्स्टली हमने वाटर में रखा है, जो कि रूम टेम्परेचर पे है वाटर। बीकर के अंदर हमने क्या रखा है, वाटर रखा है, जिसका रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो 8-10 मिनट्स तक आपको इसमें रखना है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक एक ट्यूब को अपने
यहाँ से उठा के क्या करना है, एक ट्यूब को आप यहाँ से उठा के रखोगे एक बीकर में जिसमें कि फ्रीजिंग मिक्सचर है। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, जिसका टेम्परेचर कम है। एक मिक्सचर लिया है आपने फ्रीजिंग मिक्सचर, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो रहा है 270 केल्विन पे। मतलब आपने लो टेम्परेचर पे एक ट्यूब को रखा और यहाँ पर आपने हाई टेम्परेचर पे दूसरी ट्यूब को रखा। मतलब एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर, हम ये टेम्परेचर्स हाई लो कह रहे हैं। यहाँ पर 363 केल्विन टेम्परेचर पर दूसरी ट्यूब को हमने रखा। अब देखो क्या होता है, जब आप लो टेम्परेचर करते हो तो रिएक्शन कैसी हो रही है, पहले हम इक्विलिब्रियम से समझेंगे। जब हमने टेम्परेचर लो किया, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर लो किया और टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो बीकर नंबर 1 की हम बात करेंगे। जब हमने इस ट्यूब को, दोनों सेम थी, ठीक है, सेम ट्यूब्स थी, सेम तरह के कंटेंट इसमें है। जब हमने इस ट्यूब को फर्स्ट बीकर में, फर्स्ट वाले सेटअप में डाला तो क्या हुआ, टेम्परेचर आपने डिक्रीज़ किया है इस। तो फर्स्ट बीकर को हम यहाँ पर देखेंगे, जब हमने टेम्परेचर लो किया है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। टेम्परेचर लो करने से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पर हीट ज़्यादा मिल रही है, हीट रिलीज हो रही है जहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज किया है तो ये जो रिएक्शन है ये शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, N2O4 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर कर रही है तो उसमें NO2 का क्या हो रहा है, NO2 कंज्यूम हो रहा है, मतलब NO2 मिल करके N2O4 बना रहा है। तो इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई ना। तो जो ये ब्राउन कलर था, सेम कलर था दोनों ट्यूब्स का, तो यहाँ पर इस कंडीशन में रखने से जो कलर है बीकर नंबर 1 में, जो कलर है ट्यूब का वो क्या होगा, ब्राउन कलर डिक्रीज हो जाएगा। जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, जिसकी वजह से फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीज होगी। ब्राउन कलर डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड फेवर है। फॉरवर्ड में क्या है, ये वाला कंज्यूम होके N2O4 बन रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो इस बीकर में जो ये है, जो आपके पास NO2 है, उसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस, ठीक है। तो वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है क्योंकि कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर पे है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो बताओ शिफ्ट कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगा जहाँ पर हीट कम होगी। हीट कम कहाँ होगी, एंडोथर्मिक में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोर एंड मोर NO2 का प्रोडक्शन होगा। NO2 ज़्यादा बनेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर हो रही है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जा रहा है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर मोर एंड मोर आएगा, तो इंटेंस आपको यहाँ पर इंटेंस कलर दिखाई देगा, ठीक है। तभी मैंने ये शेड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बीकर नंबर 3 में बैकवर्ड शिफ्ट होगा और जो इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, ओके। तो बीकर नंबर 2 में क्या है कि इसमें बोथ द ट्यूब्स जो है उसमें सेम कलर है, NO2 की जो इंटेंसिटी है वो भी सेम है दोनों बीकर्स में। ये वाला एग्जाम्पल भी NCERT में गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन में जो ये रिएक्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो पिंक कलर का है, Cl नेगेटिव कलरलेस है और साथ ही में ये ब्लू कलर का है। और पूरी जो रिएक्शन आपको दी है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसके लिए डेल्टा H गिवन है पॉजिटिव। सो वी नो दैट कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है एंडो की और रिवर्स डायरेक्शन है एक्सो की, ठीक है। फर्स्ट काम आपका रहता है ये डायरेक्शंस बना दो, कौन सी डायरेक्शन एक्सो है, कौन सी एंडो है। तो फॉरवर्ड एंडो है, तो अगर लो टेम्परेचर करते हो, आप टेम्परेचर ड्रॉप कर देते हो, तो लो टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पर इसको हीट ज़्यादा मिले, टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा आ रहा हो। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है, एक्सोथर्मिक बैकवर्ड साइड में। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम तो उसकी वजह से क्या है, जो ये पिंक कलर है ये मोर एंड मोर एनहेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिएक्शन
रिवर्स में जाने लगे तो ये मोर एंड मोर बनेगा ये चीज़, और इसका कलर पिंक है तो पिंक कलर क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो जो मिक्सचर का कलर है वो आपको क्या दिखेगा, पिंक दिखेगा, ठीक है। वहीं अगर यही रिएक्शन में आप हाई टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा उस साइड पे जहाँ पर टेम्परेचर हीट कम हो, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी आप दे रहे हो, मतलब एंडोथर्मिक साइड। तो हाई टेम्परेचर है तो उसका उल्टा करना है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी आपकी इक्विलिब्रियम। तो फॉरवर्ड में क्या है, ब्लू कलर है, तो यहाँ पर जो मिक्सचर का कलर है वो आपको ब्लूइश नजर आएगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपकी एनसीईआरटी के। अब थर्ड इफेक्ट पे हम आते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इसी के साथ हम वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट भी करेंगे, दोनों ही इंटरलिंक्ड है। आपको सिर्फ प्रेशर चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज उसका रिवर्स हो जाएगा जस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमें पता होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से अगर देखिए जो ये प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मैं आपको बता दूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अगर गैशियस आपके पास कोई प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट है उसी में ही आप प्रेशर का इफेक्ट देख पाओगे। अगर सॉलिड एंड लिक्विड है वहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, क्योंकि क्या होता है सॉलिड एंड लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब आप प्रेशर का चेंज करते हो तो वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकते हैं, वॉल्यूम का चेंज हो सकता है। लेकिन सॉलिड लिक्विड में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए जो प्रेशर का चेंज है ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड वो हम इग्नोर करते हैं। अगर सॉलिड एंड जो प्योर लिक्विड वाले जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, गैसेस में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो वॉल्यूम का चेंज है वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है सॉलिड और लिक्विड के केस में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो आपने जो मोल्स देखने हैं वो गैशियस मोल्स ही देखने हैं। अब बात आती है इसके शॉर्टकट की। अब देखो यहाँ पर तो आपको पता चल गया, गैसेस के केस में अगर हम बात करें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट बन के आएगा कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट पहले बताती हूँ कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा, ठीक है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा किसी भी इक्विलिब्रियम का तो आपने डिस्टर्बेंस कर दी, प्रेशर इंक्रीज करके आपने डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स क्या हो रहे हो, कम हो रही हो, ठीक है। तो आपने ये देखना है प्रेशर इंक्रीज किया तो वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। अगर प्रेशर आपने डिक्रीज करा है इक्विलिब्रियम का तो वहाँ पर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या शॉर्टकट है आपका यहाँ पर कि अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ करेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है गैशियस मोल्स है, वो क्या कर रहे हो, वो डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वो डिक्रीज कर रहे हो। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पर शिफ्ट करना है आपको इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में चलते हैं। तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही आप क्वेश्चन करोगे। अब आप कहोगे कि मैम मैं ऐसे कैसे बता दिया आपने कि ये इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, कि ऐसे कैसे शॉर्टकट बता दिया। तो इसका भी जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पर देखा था कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर एंड एन है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंडेंट है आपस में। तो क्या होता है अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो ना, प्रेशर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ये आपने काम किया, ये आपने चेंज करा, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है उसने डिस्टर्बेंस फील करी, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गया। अब इसी डिस्टर्बेंस को वो क्या करता है, वो उसको अनडू करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब इसका काम रहेगा कि ये प्रेशर को डिक्रीज करे। अब प्रेशर का डिक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स को वो कम करे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वहाँ पर शिफ्ट करना है इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस मोल्स कम हो। उसी तरह से अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो। इंक्रीज कहाँ होगा प्रेशर, जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इंक्रीज हो। बिकॉज प्रेशर भी किसकी वजह से आएगा, जो गैसेस है उसके जो पार्टिकल्स है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस
की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन विच हैज़ लेसन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उस साइड पे शिफ्ट करना है इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गैसेस के, और प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर पता है सॉलिड्स को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेशर चेंज पे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ये कंसीडर नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल से हम ये चीज़ें समझेंगे। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में बताना है जब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्ट लिंक है हमारे पास कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले हमें कंसीडर करने होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, 1 + 1 2 टोटल आपको देखने हैं। प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड आपका ओनली 1 मोल है। तो कौन सी साइड नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है और इस साइड कम है। तो ये किस साइड जाएगी, जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम हो। कम किस साइड है, बैकवर्ड साइड में कम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और वहीं पर अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो कितना आसान है, सिर्फ ये ध्यान रखना और इसका रीज़न भी आपको मैंने दे दिया है। नेक्स्ट करते हैं ये वाला, ये एनसीईआरटी में भी है। अब देखो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट बताओ, प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट बताओ। एक बार थोड़ा पॉज करके खुद करने की कोशिश करो और फिर से यहाँ पर देखो, फिर वीडियो को चला के। अब देखो प्रेशर आपने इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। इस साइड तो ओनली 2 है, यहाँ पर देखो कई बच्चे करते हैं मैम 1 + 1 तो 2 हो गया, नहीं। अब देखो ये सॉलिड है और क्या कहा है नोट में कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हो गए उन्हें हम प्रेशर के टर्म्स में वो करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि प्रेशर चेंज का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब प्रेशर इंक्रीज करने पे कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। कम कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, इसे हम कंसीडर नहीं करते, इसी को कंसीडर करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वहाँ पर सिर्फ 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है, तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर प्रेशर आप डिक्रीज करते हो तो वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इससे अगर आपको सॉलिड वाली चीज़ समझ नहीं आई है ना, तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो अगर हम एक इस तरह से सेटअप लेते हैं, यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। अगर आप यहाँ पर गैस लेते हैं तो गैस तो कंप्रेस हो जाएगी इजीली, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और वो कंप्रेस होके वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर गैस की जगह आप यहाँ पर सॉलिड लेते हो, सॉलिड के पार्टिकल्स लेते हो, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, आपस में बिल्कुल ही चिपके होते हैं, गैप कम होता है, बहुत ही स्टैकिंग होती है उनकी, तो क्या होते हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं क्या, नहीं ना। तो वहाँ पर प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता सॉलिड और जो दूसरे लिक्विड है। अगर आप लिक्विड की भी बात करोगे तो ये जो है आपके पास, अगर आप पिस्टन नीचे करोगे तो लिक्विड के अंदर चले जाएगी वो पिस्टन, पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन कंप्रेस तो नहीं होगा ना, वॉल्यूम कम तो नहीं होगा। गैस के केस में तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं डालते, इसीलिए इसका हम इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड्स पे नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अगर आपका डेल्टा Ng 0 आ जाए, डेल्टा Ng का क्या मतलब है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर डेल्टा Ng का मतलब होता है कि नंबर ऑफ गैशियस मोल, जी का मतलब गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये 0 आ गई टर्म, इसका मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट साइड पे गैशियस मोल्स है और जितने ही रिएक्टेंट में है वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डेल्टा Ng 0 होता है। अब कभी भी अगर आपके पास ऐसा केस आ गया ना
जिसमें डेल्टा एन जी 0 है, तो वहाँ पर प्रेशर का नो इफेक्ट होता है। प्रेशर चेंज का क्या कहेंगे, प्रेशर चेंज करने पे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे केसेस में जहाँ पर डेल्टा एन जी 0 होता है। उस केसेस में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करो, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर हम इसका डेल्टा एन जी देखें, डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में ये 1 और 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, प्रेशर में आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखने हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी अगेन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 2 - 2 = 0 है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, कि अगर आप यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हो या फिर प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखो, अगर नॉर्मली क्या होता था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते थे तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाता था जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते, पर यहाँ पर दोनों साइड पे तो नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इक्विलिब्रियम जाएगा कहाँ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे। सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ऐसे केसेस में जिनमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होती है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गैसियस मोल्स जिसमें सेम आ जाए, तो उसमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाते रहो डिक्रीज करते रहो, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये लास्ट था। अब देखते हैं वॉल्यूम का। तो देखो, जो प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज होता है उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम साथ में पढ़ते हैं, बिकॉज वी नो दैट बाय बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जो चीज़ें हमने प्रेशर की करी है, जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, ये क्या था। अगर आपने यही चीज़ वॉल्यूम के टर्म्स में लिखनी है तो वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिखोगे इसका, क्योंकि ये रिवर्स है ना, तो हर एक इफेक्ट रिवर्स होगा। अब वॉल्यूम के केस में क्या करोगे, वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब इसका उल्टा करो, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ इतना है। जो भी चीज़ें आपने इसके केस में करी है, प्रेशर के केस में, वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आपको कोई पूछे तो रिवर्स कर देना। ठीक है, वैसे ही अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया तो आप उससे चेंज कर सकते हो, प्रेशर में भी या फिर डायरेक्ट भी ये कर सकते हो। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, देखो शॉर्टकट क्या रहेगा। प्रेशर के केस में हमने ये करा था, इंक्रीज होगा अगर प्रेशर तो इक्विलिब्रियम जाएगा वहाँ जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, और अगर प्रेशर डिक्रीज है तो जाएगा वहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज है। मतलब ये दोनों चलते थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, और अगर डिक्रीज करते हो वॉल्यूम तो वहाँ पर शिफ्ट करना होगा इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ये काइंड ऑफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में रिलेशन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, मतलब ये साथ साथ चलता है। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर जाएगा। तो या तो शॉर्टकट से कर लो या फिर प्रेशर में ही आंसर निकाल के उसका रिवर्स कर लो। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट लिख लेते हैं कि अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपका शिफ्ट है इक्विलिब्रियम का वो कहाँ है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा है। वॉल्यूम डिक्रीज है तो शिफ्ट होगा वहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो बेसिकली क्या है कि रिवर्स है प्रेशर का। तो प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग नहीं पढ़ना, प्रेशर पढ़ लिया आपने तो वॉल्यूम भी आपको आ ही जाएगा इस रिलेशन से। तो वॉल्यूम चेंज का यहाँ पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैबर्स प्रोसेस है। इसमें अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो देखो, इस रिलेशन से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, इस साइड पे तो ओनली 2 है, यहाँ पर कितना है 3 + 1 4 है। तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी, या फिर इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वहीं अगर हम इसी चीज़ को प्रेशर में लेते, प्रेशर अगर आपने डिक्रीज करा तब भी देखो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर डिक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, ज़्यादा है। कहाँ पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो वॉल्यूम का जो है वो लिंक होता है प्रेशर से, प्रेशर का निकल गया उसका रिवर्स कर लो, वो वॉल्यूम का आंसर आ जाता है।
नाउ फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब जो इनर्ट गैस है वो 18th ग्रुप में जो है वो तो इनर्ट गैस होती है, लेकिन यहाँ पर इनर्ट गैस का मतलब है वो वाली गैस जो कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, ठीक है, वो अदर देन इनर्ट गैसेस भी हो सकती है। तो इनर्ट का मतलब यहाँ पर ये है वो गैस जिसका कोई भी रिएक्शन ना हो रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट से। मान लेते हैं ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस चल रहा है आपका आराम से। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई हीलियम ले लेते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस का एडिशन कर दिया। अब ये जो इनर्ट गैस है ये क्या है, ये रिएक्ट नहीं करेगी किसी भी रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। अब ये आपको बताना है कि इसके एडिशन की वजह से, बेशक ये यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रही है, क्या इसके एडिशन से जो आपका ये इक्विलिब्रियम अभी है इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, वही हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। तो देखो जो ये पॉइंट है ये डिवाइड होता है दो चीज़ों में। फर्स्ट कंडीशन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप इसका एडिशन, जो आप ये गैस डाल रहे हो, इसका अगर आप एडिशन कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर आप एडिशन कर रहे हो तब हमें देखना है। दूसरा हमें ये देखना है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के ये गैस का एडिशन करवाते हो फिर क्या फ़र्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर से। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर, चलो वॉल्यूम से ही कर लेते हैं, इजी रहेगा। जब हम इसका एडिशन करवा रहे हैं इनर्ट गैस का, तो देखो ये रिएक्ट तो नहीं कर रहा नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से या अमोनिया से, तो इनकी जो अपने मोल्स है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके एडिशन से जो वॉल्यूम है आपने वो तो कांस्टेंट रख लिया। तो इसकी वजह से क्या है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये चीज़ है ये तो आपने कांस्टेंट रखी है, कंडीशन ही आपने ये रख ली कि ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, और साथ ही में जो ये नंबर ऑफ मोल्स है किसी गैस के है, जैसे N2 के H2 के हैं, वो भी आपस में हीलियम से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब जो ये कॉन्सेंट्रेशन पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा किसका, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में करवाते हो। आई बात आपको समझ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो वो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी तो इसके कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज रीज़न क्या आप दोगी, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की उसमें कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है, केसी का फॉर्मूला है, ये NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और ये H2 का क्यूब। तो इसमें भी जब आप वैल्यूज पुट करोगे इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, केसी की वैल्यू उतनी ही रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्या होगा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर चलते हो, ठीक है। अगर हम यही इनर्ट गैस ऐड करवाते हैं सेम रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पूरी पिक्चर अलग होती है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, और वो जो शिफ्ट होता है, पहले इसका वो सुन लो आप कि कहाँ शिफ्ट होता है, क्या होता है। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा है। अब इसकी पूरी कहानी मैं बताती हूँ आपको ऐसे क्यों हुआ। अब देखो जब आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो ना, यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। आप यहाँ पर एडिशन करा रहे हो, बेशक ये जो इनर्ट गैस है यहाँ पर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करी, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन रखी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वहाँ पर सेट करके वॉल्यूम अल्टीमेटली कांस्टेंट ही आया, ठीक है। बट यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन का जब आप फॉर्मूला देखते हो N/V, तो यहाँ पर क्या होता है कि एडिशन की वजह से जो टोटल वॉल्यूम होता है किसका, जो आपका मिक्सचर है उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है मिक्सचर का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आपका इंक्रीज हो रहा है इनर्ट गैस के एडिशन की वजह से, साथ ही में कंडीशन भी नहीं रखी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो डिक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन जो पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन, तो इनकी क्या आएगी, कम आएगी, चाहे N2 हो H2 हो चाहे इसकी हो, वो क्या होगी, कम आएगी। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गई ना, तो डिस्टर्बेंस की वजह से इक्विलिब्रियम क्या हो गया,
डिस्टर्ब हो गया तो वो शिफ्ट करना चाहेगा किसी एक डायरेक्शन में। अब वो कोई एक डायरेक्शन कौन सी होगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे। अब क्यों इस तरफ क्या, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या फील हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, ठीक है, मतलब हो नहीं रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स कम, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर वो चेक करेगा अपने मोल्स तो उसे कम लगेंगे। तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है अब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज़्यादा हो। तो इसी चीज़ को अंडू करने के लिए, जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज आया है, इसी को अंडू करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो यही रीज़न है कि क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप एडिशन कराते हो किसी गैस को यहाँ से आप डालने की कोशिश करते हो, तो उस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। अब इसी केस में अगर आप देखोगे तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखोगे तो कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पर 3 + 1 4 है। ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 केस है, दोनों चीज़ें आपको करनी है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो आपने कांस्टेंट रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में भी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि क्या होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम जो टोटल है इस केस में वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, और जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, गैशियस मोल्स जहाँ पर इंक्रीज करेंगे वहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम अब उसे अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम लगेगी, तो इसी वजह से वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स उसको ज़्यादा लगे। इस केस में एडिशन ऑफ हीलियम करवा रहे हैं, वही एग्जाम्पल वैसे डिस्कस कर लिया है हमने। यहाँ पर हम एडिशन करा रहे हैं इसकी हीलियम की, विच इज़ अ इनर्ट गैस, किसी से रिएक्ट नहीं करती। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप ये एडिशन कराओगे, वैसे तो डायरेक्ट लर्न करो नो इफेक्ट, बाकी रीज़न आपको पता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो सीधे लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीलियम को यहाँ पर ऐड करवाओगे तो क्या होगा, कहाँ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, जहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इसका एरो का मतलब है शॉर्टकट में, यहाँ पर मेरी लैंग्वेज जो मैं लिखती हूँ इसका मतलब है कि शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, कहाँ, वेयर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर टोटल 4 है, कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, कांस्टेंट वॉल्यूम में जिनॉन का आप एडिशन करवाते हो, बिना देखे नो इफेक्ट लिख लो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कोई भी इफेक्ट नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर में किस साइड जाता है, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 + 1 2, और यहाँ पर ओनली 1 है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, कहाँ जाएगा, जहाँ पर n ज़्यादा है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा है। लास्ट आता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर ली। कांस्टेंट वॉल्यूम पूछेगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं है इनर्ट गैस का, अगर आप एडिशन करा रहे हो इनर्ट गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये उसमें चेंज आएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज़्यादा है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट अपने पार्ट पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो ये चीज़ मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत ही कमर्शियली भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि रेट का क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। वैसे नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन यूजुअली हम कैटलिस्ट को एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट ही पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में वो चीज़ें रहती है। तो एक जो कैटलिस्ट है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो उस रिएक्शन को होने के लिए एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देता है, लोअर एनर्जी पाथवे देता है। ये सब चीज़ें 12th में है, वहाँ पर करेंगे। फिलहाल समझो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब बात आती है इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ा। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताना, जब हम एट इक्विलिब्रियम करते हैं, कोई भी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होती है, उसका क्या मतलब होता है, उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। जब कोई भी रिएक्शन, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, जिस स्पीड से वो आगे जा रहा है
उतनी ही स्पीड से, उतनी ही तेज़ी से वो पीछे आ रहा होता है। इसीलिए हमें लगता है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जैसे रिएक्शन ठहरी है, बट एक्चुअली रिएक्शन ठहरी नहीं होती, रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन जितनी स्पीड से वो आगे जाती है उतनी स्पीड से ही वो पीछे आती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब क्या होता है, अगर आप इस रिएक्शन में, कोई रिएक्शन है जो कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है जो कि इक्विलिब्रियम पे। अब इसमें अगर हम ऐड कर लेते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का एडिशन करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये वाली रिएक्शन कराते हैं, तो क्या इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। पहले भी मैंने आपको सिखाया था, सोचो ज़रा क्या होगा जब हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। तो जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नो इफेक्ट, सीधा सीधा नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। क्या है? नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। अब ये नो इफेक्ट क्यों लिखा है? बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यस, ये बात हमने मानी कि जब आपने कैटलिस्ट डाला तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो भी फास्ट होगी, लेकिन वो पार्शियलिटी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी हो रही है पीछे भी हो रही है। तो जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला तो फॉरवर्ड की रिएक्शन फास्ट करवा दी, साथ ही में जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी तेज करवा दी। मतलब जो कैटलिस्ट है उसका काम ये होता है कि रिएक्शन को जल्दी करवाना, रिएक्शन को तेज़ी से करवाना। कोई रिएक्शन में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो कैटलिस्ट की हेल्प से फॉर एग्जांपल आपको 10 मिनट में भी वो रिएक्शन हो जाएगी। मतलब उसका काम होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। अब यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेज़ी से फास्ट हुई उतनी तेज़ी से फास्ट होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो अल्टीमेटली तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट आपस में तो इक्वल हो गया, बेशक ये इंक्रीज हो गया होगा रेट, लेकिन आपस में तो इक्वल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट के ऐड करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, बल्कि क्या करता है, उसे जल्दी अचीव करने में हेल्प कर लेता है कैटलिस्ट। तो ये ही कैटलिस्ट की बातें हैं। It increases the rate of the forward and backward reaction to the same extent. It does not alter the state of the equilibrium, को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता. With the addition of catalyst, many industrially useful reactions can be carried out at high rate. जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे हेबर्स प्रोसेस है, अमोनिया का प्रोडक्शन है यहाँ पर, है ना, जो अमोनिया का प्रोडक्शन है, अगर आप देखोगे ये जो हेबर्स प्रोसेस है ना, ये देखो N2 gives to NH3, बार बार ये आपको आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बताओ। डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता था, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है जब ये रिएक्शन होती है। तो ये फेवरेबल का क्या मतलब है कि हमें चाहिए अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करवानी होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस फेवर करती है? पहली बात, ये एक्सो है फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड अगर हमें चाहिए तो हमें लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। लो टेम्परेचर देंगे तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर। और अगर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पर 4 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इसके लिए आपको प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर ज़्यादा दोगे तभी उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो हेबर्स प्रोसेस में इफेक्टिवली आगे आपको NH3 की प्रोडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? गुड यील्ड के लिए लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा एंड आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन है हेबर्स प्रोसेस में NH3 का गुड यील्ड मतलब गुड प्रोडक्शन के लिए। अब ये बात है, ये चीज़ तो हम करा ले, ठीक है, हमें पता चल गया कि लो टेम्परेचर दो, हाई प्रेशर दो, रखो तो गुड यील्ड मिल जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से ना जो ये रिएक्शन है वो स्लो हो रहा था। ठीक है, यील्ड तो आपको बाय द टाइम बहुत कुछ घंटे लगा के आपको यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा था। ठीक है, अच्छे ग्राम्स अगर आप कहें, अच्छा अमाउंट यहाँ पर आपको कलेक्ट हो रहा था, लेकिन ये जो रिएक्शन थी ये बहुत स्लो हो रही थी, बिकॉज ये लो टेम्परेचर पे हो रहा था, तो जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा था रिएक्शन का। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कमर्शियली भी, इंडस्ट्रीज़ में ये जो कैटलिस्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, जो 10 घंटे जिस रिएक्शन को लगने थे वो 1-2 घंटे में उसको या कुछ एक मिनट्स में उसको करवा देगा, और जो यील्ड है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी आपकी, क्योंकि लो टेम्परेचर पे आपको गुड यील्ड मिल रही है। साथ में कैटलिस्ट क्या करवा रहा है, इसको स्पीड अप करवा रहा है।
स्पीड अप करवा रहा है। तो कैटलिस्ट का इतना ही रोल है, और ना ही वो रिएक्शन मिक्सचर में जो कैटलिस्ट आप डालोगे वो इनके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ भी नहीं करेगा, और ना ही इनकी कॉम्पोजिशन चेंज करेगा, ना ही अपनी कॉम्पोजिशन चेंज करेगा। स्पीड अप करवाई, रिएक्शन खत्म कराई, और उसके बाद चुपचाप से बाहर निकल जाएगा। अपनी भी उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, जैसे डाला था वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कैटलिस्ट हमें इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिएक्शंस जल्दी हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन जल्दी हो जाती है। और जो यील्ड की बात है, अब यही रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर अगर लेते, हाई टेम्परेचर में यही रिएक्शन जल्दी हो जाती, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो यील्ड है वो कम मिल रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था NH3 का, ठीक है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था। NH3 का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, बिकॉज क्या था, वो रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा फेवर नहीं हो रही थी उसमें, ठीक है, क्योंकि एक्सो है ना। तो ली चार्टलियर प्रिंसिपल लगाया, और साथ में कैटलिस्ट की हेल्प से तो NH3 की हम इकोनॉमिकली अच्छी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में अमोनिया यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम ऐसी कंडीशंस, इन छोटे छोटे रूल्स की हेल्प से इतनी हम कंडीशन देते हैं कि लो टेम्परेचर रखे, हाई प्रेशर दे, साथ ही में यहाँ पर डिज़ायर्ड हम कैटलिस्ट लाते हैं, सो दैट हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है वो मनी वाइज भी कम पड़े, हमें इकोनॉमिक पड़े। तो यही इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरे पॉइंट्स करवा दिए गए हैं, जो भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है इक्विलिब्रियम को, जो आता है अंडर ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। तो एक बार हम समराइज़ करेंगे यहाँ पर। आई नो थोड़ी सी जो लेक्चर है वो लंबा हो गया है, बट ये बिल्कुल वर्थ द वेट है जो कि आपने करा है यहाँ तक आने में। अब देखो, पहले हमने क्या है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात थी। और हमने फिर क्या किया, हमने टेम्परेचर की बात करी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक फेवर होगा, टेम्परेचर अगर कम है तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होगी। फिर हमने क्या किया था, प्रेशर किया था। प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उस साइड जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर अगर कम है तो उस साइड जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। वॉल्यूम की टर्म में भी हम कर सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म में रिवर्स किया था, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। उसी तरह से इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो। फिर किया था हमने कि अगर इसी में हमने ये किया था, अगर डेल्टा NG 0 है तो प्रेशर का नो इफेक्ट, ठीक है, उन रिएक्शंस में जिसमें डेल्टा NG 0 है वहाँ पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता ऑन इक्विलिब्रियम। आप करते हैं इनर्ट गैस का एडिशन। अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन करवा रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो नो इफेक्ट। तो क्या होता है, नो इफेक्ट। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन करा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट था कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, जो कैटलिस्ट है उसका, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब नहीं करता, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो यहाँ पर आपका ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल विद सम क्वेश्चंस कवर हो गया है। बीच में टाइम लगा तो मैं ज़रूर आपको इसके और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल हमने कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।